जोगी भले ही चले गए, पर उनके द्वारा बनाया गया राजनीतिक ढांचा आज भी छत्तीसगढ़ की रगों में दौड़ रहा है। चांदी की सड़क जरूर बनाऊंगा कि और देखो मेरा छत्तीसगढ़। सबको लगता था कि जोगी जिसको चाहे हरा सकते हैं और जिसको चाहे मिटा सकते हैं। एक और किस्सा है जग्गी हत्याकांड। जोगी चुनाव हार गए, पर कुर्सी छोड़ने का मन उनका बिल्कुल भी नहीं था। भाजपा की सरकार रोकने के लिए रायपुर के कमरे में नोटों से भरे बैग खुले। भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का जो अभियान चलता है उसका ही हिस्सा है ये। जोगी उस दिन कुछ भी नहीं थे, पर सोनिया गांधी के वरदान ने उन्हें सुल्तान बना दिया। आज बात उस राजनीतिक आतंक की जिसने छत्तीसगढ़ की नींव रखते ही डर और दहशत का नया अध्याय लिखा। साल 2000 नया राज्य बन रहा था। रायपुर की सड़कों पर एक बस दौड़ रही थी, आदिवासी एक्सप्रेस। इसमें सारे कांग्रेसी विधायक सवार थे और सबका एक ही नारा था, महेंद्र कर्मा को मुख्यमंत्री बनाओ। तब जो है अजीत जोगी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन तभी दिल्ली से एक फरमान आता है। सोनिया गांधी जो है दिग्विजय सिंह को कहती है, रायपुर जाओ और जोगी को शपथ दिलवाकर आओ। बस एक लाइन, इस एक लाइन ने छत्तीसगढ़ की किस्मत को पलट दी। विद्याचरण शुक्ल जो है वो भड़क गए, जो शायद वाकई स्वाभाविक था। क्यों, ये आप जो है धीरे धीरे समझेंगे। शुक्ल जी के भड़के मिजाज को देखते हुए दिग्विजय सिंह उन्हें समझाने के लिए उनके फार्म हाउस गए, तो वहां उनके साथ बदसुल्की हुई, धक्का मुक्की हुई। लेकिन दिग्विजय ने सब चीजें जो कुछ हुआ सब बर्दाश्त किया और बिना किसी विधायक के समर्थन के जोगी को कुर्सी पर बैठा दिया। जोगी उस दिन कुछ भी नहीं थे, पर सोनिया गांधी के वरदान ने उन्हें सुल्तान बना दिया। इसी सुल्तान की कहानी मैं आप तक लेकर आया हूं, जो बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लोक रस के वश में हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने दर्शक हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये दिलचस्प कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी इस अंदाज में। तो देखिए, सोनिया गांधी के वरदान ने उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति का सुल्तान तो बना दिया, मगर यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, यह जानने के लिए इनकी कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के पेंड्रा जिले में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद जोगी ने भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और साल 1968 में वहां के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर रहे। फिर उसके बाद वो आईपीएस बने और उसके बाद वे आईएएस के लिए भी चुने गए। सीधी जिले में कलेक्ट्री के दौरान उनका जो परिचय है वो अर्जुन सिंह से हुआ, जो बाद में उनके राजनीतिक गुरु बने। जब अर्जुन सिंह 1980 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जोगी को रायपुर और इंदौर का कलेक्टर नियुक्त किया। 1981 से 1985 तक वे इंदौर के कलेक्टर रहे। जोगी की गिनती अर्जुन सिंह की चहेते अधिकारियों में होने लगी। लेकिन जोगी के राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संपर्क में आने के बाद शुरू हुई। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप एक ऐसे आदिवासी लड़के की कहानी सुन रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बना, और उसके बाद जो कुछ किस्से कहानियां हुई वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। इनकी कहानी का एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है। ये कलेक्टर रहते हुए जोगी ने निर्देश दिया था कि जब भी राजीव गांधी की फ्लाइट रायपुर आए तो उन्हें बताया जाए। जोगी घर से जो है चाय नाश्ता लेकर उनसे मिलने एयरपोर्ट जाते थे। इस तरह वो राजीव गांधी की नज़र में आए। साल 1985 में जब इंदौर कलेक्टर जोगी अपने बंगले में सो रहे थे तो अचानक फोन बजा। कर्मचारी ने फोन उठाया और कहा, साहब सो रहे हैं। तो सामने से आदेश आया, कलेक्टर साहब को उठाइए। फोन पर राजीव गांधी के पीए वी जॉर्ज थे। कर्मचारी ने जोगी को उठाया और कहा, कोई जरूरी फोन है साहब। जोगी फोन लेते हैं और सामने से आदेश आता है, तुम्हारे पास केवल 2.5 घंटे हैं। राजनीति में आना है या कलेक्टर ही रहना है। दिग्विजय सिंह आपको लेने आएंगे, फैसला जो है सोचकर बता देना। यह सुनते ही जोगी घड़ी की ओर देखते हैं और फिर अपनी पत्नी रेणु की ओर देखते हैं और तुरंत शायद कुछ ही मिनटों में फैसला लेते हैं। ठीक 2.5 घंटे बाद जब दिग्विजय सिंह पहुंचे तब तक जो है जोगी कलेक्टर से कांग्रेसी नेता बन चुके थे। इसके बाद वे राज्यसभा भेजे गए और 1998 में पहली बार रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। पर जोगी साहब का रसूख कैसा था, इसका एक किस्सा साल 2000 के शुरुआती दौर का है। लाडले बेटे अमित जोगी की शादी की तैयारियां चल रही थी। जोगी साहब खुद गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर न्योता बांट रहे थे। गाड़ियों का काफिला जो है सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचा। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जोगी साहब जो है चहकते हुए पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री जी को खुद कार्ड देकर जो है न्योता देंगे, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हाथ जोड़ लिया। साहब, बिना पहले से तय किए सूचना दिए मुलाकात जो है मुमकिन नहीं है। अमित जोगी हक्के बक्के रह गए। जो शख्स खुद कलेक्टर रहा हो उसे नियम सिखाया जा रहा था। जोगी साहब का जो सुपर ईगो है वो हर्ट हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गाड़ियां घुमाओ, वापस निकलो। अब जो है प्रधानमंत्री खुद चलकर हमारे पास आएंगे। टायर चीखते हुए मुड़े ही थे कि जो है तभी पीएम हाउस का भारी दरवाजा खुला और प्रधानमंत्री जो है खुद बाहर आए। उन्होंने जोगी को रोका, गले लगाया और कार्ड को लिया। जोगी जो है जीत गए। उन्होंने दिखा दिया कि दिल्ली भले ही प्रोटोकॉल से चलती हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये टाइगर जब दहाड़ता है तो प्रोटोकॉल को भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन सत्ता की इस चमक के पीछे एक गहरा व्यक्तिगत दर्द भी था। मई 2000 में उनकी बेटी अनुषा ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि बेटी लव मैरिज करना चाहती थी, जो जोगी साहब को कतई मंजूर नहीं था। अनुषा को इंदौर के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जोगी साहब का प्रेम और जिद देखिए। उन्होंने बेटी की कब्र को खुदवा कर उसे अपने पैतृक स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया। यह उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा था जहां वे नियमों और परंपराओं से ऊपर भावनाओं और अपने फैसलों को रखते हैं। खैर, जोगी मुख्यमंत्री तो बन गए, पर विधायकों के बीच वह असुरक्षित थे। तब उन्होंने वो रास्ता चुना जो छत्तीसगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा, राजनीतिक खरीद फरोख्त। भाजपा के 36 विधायकों में से 12 को जोगी ने एक तरह से खरीद लिया और कांग्रेस में शामिल करवा दिया। यहीं से शुरू हुआ जोगी का आतंक। यह कोई आतंकी गुंडागर्दी वाला आतंक नहीं था, यह राजनीतिक दहशत का आतंक था। कांग्रेस के अपने नेता भी उनसे डरते थे। सबको लगता था कि जोगी जिसको चाहे हरा सकते हैं और जिसको चाहे मिटा सकते हैं। वह हाई वोल्टेज और एडवेंचरस पॉलिटिक्स के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें समझ पाना शायद अब तक मुश्किल ही रहा। और कहा जाता है कि जोगी के दौर में 2-3 नाम
ऐसे थे जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अमन सिंह और अजय सिंह, ये वो नाम है जो जोगी काल में उभरे और बाद के 15 साल यानी रमन सिंह सरकार में भी पावर सेंटर बने रहे। जोगी साहब ने एक ऐसी अफसरशाही तैयार की जो सीधे बंगले को रिपोर्ट करती थी, यानी मंत्रियों की हैसियत सिर्फ फाइल पर दस्तखत करने वाले रबर स्टैंप की रह गई थी। जोगी खुद कलेक्टर रह चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि किस अफसर की कमजोरी क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। वे अफसरों को उनकी जाति और उनके वफादारी के आधार पर जिलों में पोस्ट करते थे, जिसे उस वक्त जोगी कैडर कहा जाता था। जोगी साहब जो है सिर्फ सख्त नहीं थे, अपनों के लिए मसीहा भी थे। एक बार सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर थे, पूरी दुनिया जो है चकाचौंध देख रही थी, लेकिन जोगी जी की नजरें अपने उदास सुरक्षाकर्मी यानी पीएसओ पर थी। जोगी जी ने छत्तीसगढ़ी अंदाज में पूछा, का होगेगा ऐसा मुंह लटका के काबर बैठे हस, मजा नहीं आते का सिंगापुर में? पीएसओ ने कहा, साहब यहाँ का जो खाना है गले से नीचे नहीं उतर रहा है। बस जोगी साहब का जो है स्वाभिमान जाग गया। उन्होंने तुरंत भारतीय एम्बेसी को फोन घुमाया और आदेश कड़क गया वहां पर, और कुछ ही देर में सिंगापुर के पॉश इलाके में छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ी पकवानों की खुशबू जो है महकने लगी, और शायद इसी मिजाज ने उन्हें मसीहा बनाया और बनाए रखा। एक बार की बात है कि किसी वरिष्ठ पत्रकार ने जोगी से पूछा, सरकार कैसे चलेगी? तो जोगी ने मुस्कुरा कर कहा, जरूरी नहीं कि कांग्रेसी ही मेरे लिए सीट खाली करे, कोई भाजपा वाला भी कर सकता है। किसी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन सुबह 6 बजे जोगी ने उस वरिष्ठ पत्रकार को मुख्यमंत्री निवास बुलाया और मिलवाया रामदयाल उइके से। उइके भाजपा के विधायक थे, पर उन्होंने जोगी के लिए अपनी सीट को कुर्बान कर दिया। जोगी ने दिखा दिया कि उनके लिए राजनीति एक शतरंज है, जहां पर मोहरा उनके मुताबिक चलता है। और फिर 2003 का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सनसनीखेज चुनाव साबित हुआ। जोगी चुनाव हार गए, पर कुर्सी छोड़ने का मन उनका बिल्कुल भी नहीं था। भाजपा की सरकार रोकने के लिए रायपुर के कमरे में नोटों से भरे बैग खुले। दिल्ली से अरुण जेटली रायपुर पहुंचे और जोगी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। उस रिकॉर्डिंग में जोगी कह रहे थे, सोनिया गांधी से परमिशन ले ली है। इस एक लाइन ने गांधी परिवार को खतरे में डाल दिया। कांग्रेस ने जोगी को सस्पेंड किया, लेकिन जोगी का गांधी संपर्क इतना तगड़ा था कि कुछ ही महीनों बाद उनका निलंबन खत्म हो गया और फिर वे फिर से कैंडिडेट बन गए। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जोगी ने महासमुंद सीट से विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज को हराकर अपना कद जो है सबसे ऊपर कर लिया। उस चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें जीती थी। सिर्फ महासमुंद में जोगी ने जीतकर कांग्रेस की लाज बचाई थी। इन चुनावों में जोगी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की साख बचाई थी, जबकि बाकी राज्य में मोदी हवा और भाजपा का दबदबा था। खैर, एक और किस्सा है, जग्गी हत्याकांड। जग्गी हत्याकांड के बाद अमित जोगी जब जेल गए तो वो सिर्फ एक कैदी नहीं थे। रायपुर जेल के पुराने प्रहरी बताते हैं कि अमित वहां भी शतरंज के खिलाड़ी निकले और अंदर से ही अपनी ही कानूनी टीम को गाइड करते थे। अमित ने अपनी जेल डायरी में लिखा है कि कैसे उन्हें उन पुलिस अफसरों ने प्रताड़ित करने की कोशिश की, जो कभी उनके पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। ये अहंकार का पतन जोगी परिवार ने बहुत करीब से देखा। जेल से निकलने के बाद अमित पहले से ज्यादा आक्रामक और कैलकुलेटिव हो गए। 2013 में उन्होंने मरवाही से चुनाव लड़ा और भाजपा की सिमरा पैकरा को 46,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी ने अपनी किताब में उन रातों का जिक्र किया है जब जोगी साहब व्हील चेयर पर लेटे लेटे रो पड़ते थे।
अंतागढ़ टेप कांड के बाद जब कांग्रेस ने उन्हें निकाला तो उन्होंने कहा, रेणु ये वही लोग हैं जो कभी मेरे जूते की धूल झाड़ते थे। किताब बताती है कि जोगी साहब को अपनी बीमारी से ज्यादा अपनों की गद्दारी ने मारा। वे अक्सर कहते थे कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ जरूरतें होती हैं। रेणु जी लिखती हैं कि जोगी साहब के आखिरी शब्द भी छत्तीसगढ़ के विकास और मरवाही की जनता के बारे में ही थे। सन 2008 में जोगी का राज गया और डॉक्टर रमन सिंह का चावल वाला दौर आया। मैंने डॉक्टर रमन सिंह की कहानी पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के चावल वाले बाबा के दौर में पीडीएस की ऐसी पॉलिसी बनी कि रमन सिंह 15 साल तक कुर्सी पर रहे, लेकिन 2018 में भूपेश बघेल ने किसानों की नब्ज पकड़ ली। कर्ज माफी और धान का बड़ा दाम। रमन सिंह ने जो है दिल्ली में अमित शाह से कहा भी था कि कर्ज माफ नहीं किया तो हार जाएंगे, पर अमित शाह ने कहा हार जाओ, और वही हुआ। भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2018 का चुनाव जोगी के पुनर्जन्म का गवाह बना। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ JCCJ। जोगी ने बसपा के साथ गठबंधन किया और 55 सीटों पर खुद लड़े। अजीत जोगी खुद मरवाही सीट से जीते और उनकी पत्नी रेणु जोगी कोटा से जीती। यहां तक कि उनकी बहू ऋचा जोगी भी बीएसपी के टिकट पर अकलतरा से चुनाव लड़ी और बहुत कम अंतर में हार गई। 90 में से गठबंधन ने 7 सीटें जीती, जिनमें से 5 सीटें जोगी की पार्टी की थी। जोगी ने साबित कर दिया था कि वे राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मैदान से बाहर करना नामुमकिन है। मगर फिर झीरम घाटी कांड ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा किया। नंद कुमार पटेल जैसे नेता, दिग्गज नेता चले गए। इसने कांग्रेस के भीतर ओबीसी लीडरशिप को खड़ा कर दिया। जैसे भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत का कद बढ़ गया। भूपेश इतने ताकतवर हुए कि उन्हें कांग्रेस का एटीएम तक कहा जाने लगा। आज 2026 में जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जोगी का तिल्स्म फीका पड़ चुका है। अजीत जोगी की पार्टी JCCJ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य यही है कि आज भी छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में वो जोगी टच कहीं ना कहीं मौजूद है। जोगी ने जो क्षेत्र अस्मिता यानी छत्तीसगढ़ियावाद का बीज बोया था, उसी फसल को काट कर आज के नेता सत्ता के शिखर पर चढ़ रहे हैं। जोगी भले ही चले गए, पर उनके द्वारा बनाया गया राजनीतिक ढांचा आज भी छत्तीसगढ़ की रगों में दौड़ रहा है। इनकी कहानी से आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें जरूर बताइए। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर बना है, मगर एक प्लेलिस्ट जो आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसे ओपन करिए। आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति में हुए बड़े दिग्गज नेताओं की कहानियां यहाँ मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यह वीडियो कैसा लगा यह बताना भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ आपके अपने चैनल द लोक रस पर। धन्यवाद।